नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। फिर बढ़ी कोरोना संक्रमितों की संख्या, बीते 24 घंटे में 67 लोगों की मौत, सक्रिय मामले 20,000 के पार। लद्दाख में खत्म होगा गतिरोध, चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज आएंगे भारत। गलवान संघर्ष के बाद चीन नेता की पहली यात्रा। महंगाई का झटका, दिल्ली में बढ़े पीएनजी सीएनजी के दाम, लोगों की जेब में पड़ा असर। 2024 आम चुनाव की तैयारी में जुटे राजनीति दल, देवभूमि से भाजपा ने भरी हिंदुत्व की हुंकार, धामी के शपथ ग्रहण से दिए सियासी संदेश। योगी आदित्यनाथ आज पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा, विधायक चुनेंगे नेता। कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गुरुवार के आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 1938 मामले सामने आए हैं, जो कि कल की तुलना में लगभग 150 अधिक हैं और इस दौरान 67 लोगों की मौत भी हुई है और 2,531 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि देश में अब केवल 22,427 सक्रिय मामले ही बचे हैं। सक्रिय मामलों में भारी कमी का मतलब है कि कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से अब स्वस्थ हो रहे हैं। वहीं महामारी की शुरुआत से अब तक स्वस्थ होने वाले कुल मरीजों की संख्या 4.24 करोड़ हो चुकी है। रोजाना संक्रमण दर की बात करें तो यह केवल 0.29% ही रह गई है, जो कि राहत की बात है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी गुरुवार को 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं। संभावना है कि दोनों देश इस दौरान लद्दाख गतिरोध का सौहार्दपूर्ण हल निकाल लेंगे। कोरोना महामारी व गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच हिंसक संघर्ष के बाद किसी चीनी नेता की यह पहली भारत यात्रा होगी। यी पाकिस्तान होते ही नई दिल्ली पहुंचेंगे। वहां वे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की बैठक में पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में चीनी विदेश मंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक व व्यवहारिक सहयोग बढ़ाने के लिए 4 सूत्रीय फार्मूला पेश करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में विस्तार से बात भी की। वांग ने दिल्ली से नेपाल जा सकते हैं। दिल्ली में उनकी विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम भी है। अन्य नेताओं से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर और यांग के बीच 2020 के बाद रूस, तजाकिस्तान समेत कई देशों के कई बार मुलाकात हो चुकी है, लेकिन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध नरम गरम चल रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद बदली वैश्विक भू राजनीति परिस्थिति में चीनी विदेश मंत्री की भारत यात्रा खास महत्व है। मार्च 2020 के बाद दोनों देशों के किसी नेता की एक दूसरे देश की यह पहली यात्रा होगी। चीन, रूस, इंडिया, चाइना और ब्रिक्स का वर्तमान अध्यक्ष है। लद्दाख गतिरोध का हल निकालने के लिए दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच अब तक 15 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी भी ठोस हल नहीं निकला है। हालांकि तनाव वाले कुछ इलाकों से दोनों देशों के सेना हटा ली गई है, लेकिन अब भी 50-50 हजार से ज्यादा जवान वहां अभी भी तैनात हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में सीएनजी और पीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। दिल्ली में गुरुवार से घरेलू पीएनजी गैस की कीमत में इजाफा करने का फैसला लिया गया। घरेलू पीएनजी की कीमत में 1 रुपए प्रति एससीएम की वृद्धि की गई है। इस बढ़ोतरी के साथ नई कीमत 36.61 रुपए प्रति एससीएम हो गई है और इसके अलावा सीएनजी के दामों में 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ती महंगाई सहित पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ बुधवार को भारतीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर धरना दिया है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने करीब 25 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। दरों में संशोधन के करीब 4.5 महीने बाद एक बार फिर लगातार दूसरे दिन पेट्रोल, डीजल की कीमतों में बुधवार को 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इसके विरोध में प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पेट्रोल उत्पादों की कीमत बढ़ोतरी वापस लेने की भी मांग की है। रोष जताते हुए कार्यकर्ताओं के सिर पर एलपीजी सिलेंडर रखकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया।
4 राज्यों के चुनाव में दमदार जीत दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने पहले राज्य के शपथ ग्रहण को भव्य बनाकर कई मायनों में 2024 का एजेंडा सेट करने का काम किया है। इस एजेंडे में सबसे ऊपर है हिंदुत्व कार्ड, जिसकी शुरुआत भाजपा ने देवभूमि से की है। भले ही राम मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ भाजपा के लिए वह मुद्दा कुछ हल्का पड़ा हो, लेकिन हिंदुत्व कार्ड आज भी पूरी शिद्दत से चल रहा है। यूपी हो या उत्तराखंड, विधानसभा चुनाव में इसकी झलक देखने को मिली है। इसकी कांग्रेस के चिंतन से निकला निचोड़ भी कर रही है कि चुनाव में उन्हें सबसे अधिक नुकसान धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति से हुआ है। बुधवार को जब परेड ग्राउंड में सीएम धामी का शपथ समारोह हो रहा था तो इसकी भव्यता और नेताओं व संतों की मौजूदगी के सियासी माने भी निकाले जा रहे थे और इस 2024 के आम चुनाव के लिए देवभूमि से हिंदुत्व की मजबूती से शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह के दिन की शुरुआत मंदिरों में पूजा अर्चना से हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर तमाम बड़े नेता, विधायक, संगठन पदाधिकारियों ने सुबह मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद परेड ग्राउंड का मंच सजाया गया। यहाँ का नजारा अलग था। हरिद्वार से संत समाज को विशेष आमंत्रण देने के साथ ही ग्राउंड में उन्हें अलग से बैठने के लिए एक मंच भी दिया गया था। यह मंच पूरे समारोह में खास आकर्षण का केंद्र रहा। मंच पर आने वाले नेताओं के नजरिए से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा से लेकर तमाम चेहरे मंच पर ऐसे थे जो हिंदुत्व एजेंडे की सियासत को आगे बढ़ाने में अहम माने जाते हैं। भाजपा ने मंच की भव्यता से हिंदुत्व कार्ड को एक मजबूत शुरुआत आगामी आम चुनाव के लिए भी दी है। भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार रात तक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। योगी सरकार का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को शाम 4 बजे इकाना स्टेडियम में होगा। सूत्रों के मुताबिक बृहस्पतिवार शाम 4 बजे लोक भवन में होने वाली विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद योगी शाम को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के समक्ष 273 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उधर 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के कद्दावर नेता सूर्य प्रताप शाही, पूर्व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का नाम चर्चा में है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि बेबी रानी राज्यपाल रह चुकी हैं, ऐसे में उन्हें मंत्री बनाने की जगह विधानसभा अध्यक्ष का संवैधानिक पद ही देना उचित होगा। भाजपा यूपी में विधानसभा चुनाव सीएम योगी के नेतृत्व में लड़ेगी। इसकी घोषणा सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने ही की थी। राजधानी के डिफेंस एक्सपो मैदान में 29 अक्टूबर 2021 को आयोजित पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शाह ने कहा था कि 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2022 में योगी को फिर से प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। फिर बढ़ी कोरोना संक्रमितों की संख्या, बीते 24 घंटे में 67 लोगों की मौत, सक्रिय मामले 20,000 के पार। लद्दाख में खत्म होगा गतिरोध, चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज आएंगे भारत। गलवान संघर्ष के बाद चीन नेता की पहली यात्रा। महंगाई का झटका, दिल्ली में बढ़े पीएनजी सीएनजी के दाम, लोगों की जेब में पड़ा असर। 2024 आम चुनाव की तैयारी में जुटे राजनीति दल, देवभूमि से भाजपा ने भरी हिंदुत्व की हुंकार, धामी के शपथ ग्रहण से दिए सियासी संदेश। योगी आदित्यनाथ आज पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा, विधायक चुनेंगे नेता। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सरकारी विभागों में कार्यरत
35,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला किया है, लेकिन यह फैसला कानूनी दांवपेच में उलझ सकता है। राज्य सरकार इतने कच्चे मुलाजिमों को पक्का नहीं कर सकेगी। हालांकि इस संबंध में प्रक्रिया शुरू करने के लिए उन्होंने मुख्य सचिव को अगले विधानसभा सत्र से पहले प्रारूप तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि सदन में इसका फैसला हो सके कि तुरंत ही राज्यपाल की मुहर भी लगवाई जाए और फैसले को लागू कर दिया जाए। सरकारी विभागों में कार्यरत अनुबंध दैनिक वेतन, अस्थायी कार्य प्रभारित और आउटसोर्स मुलाजिमों की संख्या 35,000 से ज्यादा है। इनमें ठेका आधार पर नियुक्त मुलाजिमों की संख्या ज्यादा है और जिनका पूरा ब्यौरा संबंधित ठेकेदारों के पास ही है। केवल कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेज पर रखे गए मुलाजिमों का विवरण ही विभागों के पास है। इनके अलावा अनेक कच्चे मुलाजिम केंद्रीय परियोजनाओं के हिस्से के तौर पर विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। उन पर केवल केंद्र सरकार के सेवा नियम ही लागू होते हैं। बावजूद इसके पंजाब में समय समय पर सरकारों द्वारा सही तरह के कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने का ऐलान भी होता रहा है और प्रयास भी होते रहे। ऐसे में प्रयास का ताजा मामला पंजाब की पूर्व कांग्रेस सरकार का है, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 35,000 मुलाजिमों को पक्का करने का प्रस्ताव सदन में पारित कर राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा, लेकिन इसे राज्यपाल की सहमति नहीं मिल सकी। और इससे पहले 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। बाद में 2016 में बादल सरकार ने पंजाब अनुबंध दैनिक वेतन, अस्थायी कार्य प्रभावित और आउटसोर्स कर्मचारी कल्याण अधिनियम 2016 पारित कर इसे कानूनी दर्जा देने की कोशिश भी वो कर चुके हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा अब आसान हो जाएगी। श्रद्धालुओं और अन्य नागरिकों को अगले साल दिसंबर के बाद से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए चीन या नेपाल से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया कि दिसंबर 2023 तक सड़क बनने के बाद श्रद्धालु पिथौरागढ़ से सीधे सड़क मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा सकेंगे। चीन सीमा को जोड़ने वाली सामरिक महत्व की घट्टा बगड़ लिपुलेख सड़क 2 साल में पक्की बन जाएगी। इस सड़क के चौड़ीकरण और पक्की होने से कैलाश मानसरोवर यात्री के साथ सुरक्षा बलों और नागरिकों की आवाजाही है वो सुगम हो जाएगी। वर्ष 2006 में गर्भाधार से लिपुलेख तक सड़क का निर्माण शुरू किया गया था। तब वर्ष 2012 तक इस सड़क का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण तय समय पर सड़क नहीं कट सकी। मालपा सहित अन्य स्थानों पर बेहद कठोर चट्टानों को काटने के लिए आधुनिक मशीनों को हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचाया गया। बीआरओ के लंबे प्रयासों के बाद चीन सीमा को जोड़ने वाली 95 किलोमीटर लंबी इस घट्टा बगड़ लिपुलेख सड़क की कटिंग का कार्य जून 2020 में पूरा हो पाया, जिसे धारचूला में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का एक हिस्सा नेपाल से तो दूसरा चीन से लगा हुआ है। दुश्मन पर नजर रखने के लिए सीमा बॉर्डर पर आउटपोस्ट बनाए गए हैं। सड़क बनने से पहले सेना के जवानों के लिए रसद से लेकर अन्य जरूरी सामान घोड़े खच्चरों से पहुंचाए जाते थे। धारचूला से सीमा तक पहुंचने में 4 दिन का समय भी लगता था। पाकिस्तान में चूक से जा गिरी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जांच प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अब तक की जांच के मुताबिक इसके लिए वायुसेना के एक ग्रुप कैप्टन रैंक के अधिकारी को कसूरवार ठहराया जा सकता है। वायुसेना मुख्यालय के एक तजुर्बेकार एयर वाइस मार्शल स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में चल रही जांच में चूक के तकनीकी पहलुओं का भी गहन अध्ययन किया जा रहा है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार 8-9 मार्च की देर रात यह मिसाइल अंबाला के पास स्थित मोबाइल कमांड पोस्ट से गलती से दागी गई थी और पाकिस्तान की सीमा पार करने के बाद करीब 157 किलोमीटर का सफर तय किया था। मिसाइल लॉन्च होने के बाद यह करीब 2.8 मैक की गति से चली और करीब 4 मिनट बाद पाकिस्तान के मियां चन्नू में जा गिरी। हालांकि इसमें किसी की भी जान नहीं गई थी और इस मिसाइल में किसी तरह का विस्फोट भी नहीं हुआ था। सूत्रों ने बताया कि ब्रह्मोस एक सामरिक स्तर की मिसाइल सिस्टम है। बिना विस्फोटक हथियार से लैस इस मिसाइल को पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है और इस घटना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान भी दिया था कि भारत का मिसाइल तंत्र बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। उन्होंने इस चूक के लिए खेद प्रकट करते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने का भी ऐलान किया था। भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रमेश चंद्र लाहोटी का बुधवार शाम दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। न्यायमूर्ति लाहोटी 81 वर्ष के थे। जस्टिस लाहोटी को 1 जून 2004 को
भारत के 35वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया था। वह 1 नवंबर 2005 को सेवानिवृत्त हुए थे और उनके निधन पर पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। लाहौटी का जन्म 1 नवंबर 1940 को हुआ था। वह मध्य प्रदेश के गुना के रहने वाले थे। उन्हें अप्रैल 1977 में बाढ़ से राज्य उच्च न्यायिक सेवा में सीधे भर्ती कराते हुए जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। 1 वर्ष तक पद पर रहने के बाद न्यायमूर्ति लाहौटी ने मई 1978 में इस्तीफा दे दिया था और मुख्य रूप से उच्च न्यायालय में वकालत करने के लिए बार में लौट आए थे। उन्हें 3 मई 1988 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश भी नियुक्त किया गया था। पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर थम नहीं रहा है। बीरभूम जिले में हुई 10 लोगों की हत्या का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा है और अब नदिया में एक टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना बुधवार देर रात हुई। मृतक का नाम सहदेव मंडल बताया जा रहा है। वह नादिया जिले में टीएमसी के स्थानीय कार्यकर्ता थे। सहदेव की पत्नी अनीमा मंडल बगुला की पंचायत सदस्य हैं। मंडल बुधवार रात लहूलुहान अवस्था में सड़क पर पड़े मिले थे। लोगों ने उन्हें बगुला के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। हालात बिगड़ने पर उन्हें कृष्णानगर अस्पताल ले जाया गया, जहां मंडल ने दम तोड़ दिया। बीरभूम में हिंसा की शुरुआत टीएमसी के एक पंचायत नेता की हत्या से हुई थी। इसकी आशंका जताई जा रही है कि बीरभूम के रामपुर हाट जैसी हिंसा कहीं नदियां में ना हो जाए। रामपुर हाट में भादु शेख की हत्या कर दी गई है। इसके बाद 21 मार्च को पूरे जिले में हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया। इनके घरों को आग लगा दी गई। बड़ी संख्या में लोग घायल भी हैं और बीरभूम हिंसा के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान भी लिया है। वहां बुधवार को मामले की सुनवाई हुई। उधर सीएम ममता बनर्जी ने इस हिंसा को लेकर घिरने पर यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी ऐसी हिंसा होने की आड़ लेकर बचने की कोशिश भी की है। बंगाल सरकार ने बीरभूम हिंसा की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाया है। इसका प्रमुख एडीजी सीआईडी ज्ञानेंद्र सिंह को बनाया गया है। बीरभूम हिंसा मामले में अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। फिर बढ़ी कोरोना संक्रमितों की संख्या। बीते 24 घंटे में 67 लोगों की मौत। सक्रिय मामले 20,000 के पार। लद्दाख में खत्म होगा गतिरोध। चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज आएंगे भारत। गलवान संघर्ष के बाद चीन नेता की पहली यात्रा। महंगाई का झटका। दिल्ली में बढ़े पीएनजी, सीएनजी के दाम। लोगों की जेब में पड़ा असर। 2024 आम चुनाव की तैयारी में जुटे राजनीति दल। देवभूमि से भाजपा ने भरी हिंदुत्व की हुंकार। धामी के शपथ ग्रहण से दिए सियासी संदेश। योगी आदित्यनाथ आज पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। विधायक चुनेंगे नेता। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के गठन के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। दोपहर 2:30 बजे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राज्याभिषेक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े दिग्गज शामिल हुए। शपथ के दौरान पीएम मोदी, मंत्री रेखा आर्या, सतपाल महाराज छाए रहे। राजधानी देहरादून के परेड मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कई खास बातें रहीं। इस मेगा इवेंट में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, असम के सीएम हेमंत बिस्वा, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल समेत भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे। साथ ही केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह में रेखा आर्य परंपरागत परिधान में
पहुंची और इससे पहले मंत्री रेखा आर्य कई बार पारंपरिक परिधान पहनकर कार्यक्रम में पहुंची। वहीं अपनी पहाड़ी संस्कृति को किसी भी मंच पर बढ़ावा देने का मौका वो नहीं छोड़ती हैं। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई रेखा आर्य सोमेश्वर से तीसरी बार विधायक बनी है। 2016 में कांग्रेस से बीजेपी में आई थी और 2017 में उनके पास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद था। शपथ ग्रहण के दौरान सतपाल महाराज की पगड़ी भी खूब छाई रही। महाराज बेहद शानदार पगड़ी पहनकर पहुंचे और कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड टोपी पहनकर कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। विपक्ष ने एयर इंडिया के निजीकरण के बाद नागरिक विमानन मंत्रालय के औचित्य पर सवाल उठाया है। इस बारे में तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रश्न किया तो केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आंकड़ों के जरिए उन्हें जवाब दिया। सिंधिया ने यह भी बताया कि देश में नागरिक विमानन मंत्रालय क्यों जरूरी है। सिंधिया ने कहा कि भारत में महिला पायलट एयरलाइंस के कुल पायलटों में 15% से ज्यादा है। दुनिया के अन्य सभी देशों में सिर्फ 5% ही महिला पायलट है। दरअसल विपक्ष यह सवाल उठा रहा है कि सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया को टाटा समूह को बेच देने के बाद इस मंत्रालय का औचित्य क्या है। विपक्ष का कहना है कि इसे नया स्वरूप दिया जाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने मंगलवार को संसद को बताया कि भारत और बांग्लादेश के अलावा दुनिया के किसी भी देश में नागरिक उड्डयन के लिए अलग और स्वतंत्र मंत्रालय नहीं है। मोइत्रा ने यह भी कहा कि 2014 में नागरिक विमानन मंत्रालय के बजट का 60 से 95% हिस्सा एयर इंडिया पर खर्च हुआ है और इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि मंत्रालय का 1240 करोड़ रुपए मामूली बजट को मिलाकर परिवहन क्षेत्र के लिए एक समग्र मंत्रालय बनाना जाए। मोइत्रा की मांग व सुझाव से विचलित हुए बगैर सिंधिया ने दमदारी से जवाब दिया। उन्होंने संसद में अपने मंत्रालय की प्रगति का ब्यौरा भी दिया। सिंधिया ने कहा कि नागरिक विमानन क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा बन गया है। उन्होंने कहा कि देश में पहले चुनिंदा बड़े शहरों में हवाई अड्डे थे, आज परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है। बीते 20 से 25 सालों में विमानन उद्योग में बड़े बदलाव हुए हैं। इस उद्योग में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा हो रहे हैं। अक्टूबर 2021 में घरेलू उड़ानें पूरी तरह से बहाल होने के बाद विमानन क्षेत्र लगातार आगे बढ़ रहा है। मंत्रालय ने 27 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक उड़ानें फिर से शुरू करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के कारण 2 मुख्यमंत्रियों की कुर्सी छिन चुकी है। शिवसेना भाजपा गठबंधन के पहले मुख्यमंत्री मनोहर जोशी को अपने दामाद के कारण कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, तो आदर्श हाउसिंग घोटाले में सास के नाम पर फ्लैट होने के कारण अशोक चौहान को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद अब वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साले के कारण संकट में है। मनोहर जोशी 1998 में राज्य के सीएम थे, लेकिन दामाद गिरीश व्यास के कारण उन्हें सीएम पद से हटना पड़ा था। उसके बाद मौजूदा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे मुख्यमंत्री बने थे। कहते हैं कि उस समय पुणे में स्कूल की एक जमीन का आरक्षण बदलकर जोशी के दामाद गिरीश के एक करीबी को दिया गया था। कुछ दिनों में ही भूखंड पर 10 मंजिली इमारत खड़ी हो गई। इसके लिए जोशी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी सुननी पड़ी थी। दूसरा मामला अशोक चौहान का है, जिसमें दक्षिण मुंबई के कुलाबा में सेना के लिए आरक्षित जमीन पर बनी आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में सास का फ्लैट होने से मुख्यमंत्री पद उन्हें छोड़ना पड़ा था। अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम ठाकरे के साले श्रीधर पाटड़कर से जुड़े 11 फ्लैट सीज कर दिए हैं, जिनकी कीमत 6.45 करोड़ रुपए है और इससे ठाकरे का संकट बढ़ गया है। ईडी ने उद्धव के साले पर कार्रवाई का एक हवाला कारोबारी मथुरा निवासी सीए नंदकिशोर चतुर्वेदी से कनेक्शन की वजह से किया है। चतुर्वेदी ने सेल कंपनी हमसफर डीलर प्राइवेट लिमिटेड के जरिए श्रीधर की कंपनी श्री साई बाबा गृह निर्मित प्राइवेट लिमिटेड को कर्ज के नाम पर 30 करोड़ दिए थे। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि सीएम ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे और बेटे आदित्य ठाकरे ने 2014 में कोमो स्टॉक एंड प्रॉपर्टीज नाम की एक कंपनी बनाई, जिसके जरिए लेन देन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति को ताज टेपेजियम जोन में मथुरा झांसी के बीच रेल मार्ग परियोजना के लिए 5094 पेड़ काटने की इजाजत मांगने के मामले की पड़ताल कर 4 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। करीब 10,400 वर्ग किलोमीटर
वाला टीटी जेट उत्तर प्रदेश में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस और एटा जिलों में और राजस्थान के भरतपुर जिले में फैला हुआ है। और रेल विकास निगम लिमिटेड ने नए रेल मार्ग के लिए अर्जी दाखिल कर शीर्ष अदालत से 5000 से ज्यादा पेड़ काटने की अनुमति मांगी है। आरवीएनएल का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस LN राव और जस्टिस BR गवई की पीठ के समक्ष कहा है कि दिल्ली, मथुरा, झांसी के बीच मौजूदा रेल मार्ग अत्यधिक व्यस्त है और खाली पटरी न होने के कारण रेल गाड़ियों की आवाजाही में विलंब होता है। मेहता ने अपने तर्क में सुप्रीम कोर्ट के पिछले 29 जनवरी के एक आदेश का जिक्र भी किया, जिसमें मथुरा जंक्शन पर झांसी के बीच तीसरी रेल पटरी बिछाने के लिए 4102 पेड़ काटे जाने की अनुमति दी गई थी। इस पर पीठ ने कहा था कि CEC को इस मामले में एक रिपोर्ट और सौंपने दीजिए। पेट्रोल, डीजल, LPG सिलेंडर, खाद्य तेल और अन्य वस्तुओं की कीमत में वृद्धि पर चर्चा को लेकर अड़े विपक्ष का हंगामा दूसरे दिन बुधवार को भी संसद में जारी रहा। नतीजे में दोनों सदन कुछ देर के लिए स्थगित करने पड़े। कांग्रेस के नेतृत्व में वामपंथी और सपा सहित अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने कार्रवाई का बहिष्कार किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता पहले ही सूचीबद्ध विषयों पर चर्चा स्थगित कर नियम 267 के तहत नोटिस पर महंगाई पर चर्चा चाहते थे, लेकिन सभापति नायडू ने मांग खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि अनुदानों मांगों पर बहस के दौरान चर्चा हो सकती है। नाराज विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। नायडू ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शून्यकाल चलने देने का आग्रह किया, लेकिन व्यवधान जारी रहने पर कार्रवाई को 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। फिर बढ़ी कोरोना संक्रमितों की संख्या। बीते 24 घंटे में 67 लोगों की मौत, सक्रिय मामले 20,000 के पार। लद्दाख में खत्म होगा गतिरोध। चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज आएंगे भारत। गलवान संघर्ष के बाद चीन नेता की पहली यात्रा। महंगाई का झटका। दिल्ली में बढ़े PNG, CNG के दाम, लोगों की जेब में पड़ा असर। 2024 आम चुनाव की तैयारी में जुटे राजनीति दल। देवभूमि से भाजपा ने भरी हिंदुत्व की हुंकार। धामी के शपथ ग्रहण से दिए सियासी संदेश। योगी आदित्यनाथ आज पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। विधायक चुनेंगे नेता।